बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 5 to 4 का लेक्चर 38 है, जिसमें हम पढ़ेंगे CDA ऑफ रियलिटी टेलीविज़न एंड फिल्म। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि डिफरेंट स्कॉलर ने रियलिटी टीवी के बारे में क्या कहा है। रियलिटी टीवी इज़ द मोस्ट एक्सरबाइटेंटली नोटिस्ड फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग इन टेलीविजन हिस्ट्री। सबसे पहले टर्नर का कॉन्सेप्ट बताया गया है और इन्होंने रियलिटी टीवी को हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा नोटिस किया गया प्रोग्राम कहकर डिस्क्राइब किया है। It has faced massive criticism from media commentators who associate reality TV with humiliation and bullying and who see it as morally degrading। और कुछ जो मीडिया कमेंटेटर हैं उन्होंने इसे एसोसिएट किया है ह्यूमिलेशन से और बुलिंग से, और इसमें लोगों को यानी मॉरली डिग्रेड किया जाता है। रियलिटी टीवी हैज़ बीन डिस्कस्ड एज अ लो कल्चर, अ फॉर्म ऑफ चीप ट्रिवियल एंड एम्प्टी एंटरटेनमेंट, और इसे एक लो कल्चर और चीप एंटरटेनमेंट कहकर भी पुकारा गया है। तो ये जो 2-3 पॉइंट है ये आप इसके क्रिटिसिज्म के बारे में लिख सकते हैं अगर इस बारे में क्वेश्चन आता है तो। Despite all the criticism, reality TV has attracted huge audiences and become natural part of today's television schedule। अब हिल का ये कॉन्सेप्ट था कि इतनी ज़्यादा तनकीद के बावजूद भी जो रियलिटी टीवी है उसने बहुत ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है और एक नेचुरल पार्ट बन चुकी है टुडेज़ टेलीविज़न का। Although reality TV is difficult to define, a key characteristic is its link to ordinariness। अब इसे डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है ऑर्डनरीनेस। ऑर्डनरीनेस का क्या मतलब है, यानी जो रियलिटी टीवी शो में लोग आते हैं वो कोई फेमस लोग नहीं होते, वो आम लोग होते हैं, कोई एक्टर्स नहीं होते वो। इट ऑफन इन्वॉल्व्स व्हाट आर कंसीव्ड और ऑफ एज ऑर्डिनरी पीपल टर्नर पार्टिसिपेंट्स हु अपीयर टू बी देमसेल्फ एंड नॉट टू बी फॉलोइंग अ स्क्रिप्ट। और दूसरा ये कि वो कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहे होते, वो सच बोलते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। Reality shows are generally structured around mundane matters or domestic life and do not hesitate to expose more private and intimate aspect of participants' life। और उसमें जो participants होते हैं वो अपनी लाइफ को अपनी लाइफ के बहुत सारे जो प्राइवेट फैक्ट्स होते हैं, अपनी प्राइवेट लाइफ की फैक्ट्स को एक्सपोज करते हैं, उसमें हेसिटेट नहीं करते, अपनी डोमेस्टिक लाइफ के बारे में बात करते हैं, फैक्ट्स रिवील करते हैं। अनदर एंड क्लोजली रिलेटेड की फीचर ऑफ रियलिटी टीवी इज़ इट्स कैपेसिटी टू प्रोवोक इमोशंस। एक और जो इसका इम्पोर्टेंट एलिमेंट आप कह सकते हैं वो ये है कि इसमें इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, यानी कि लोग इसमें हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं, और ये सब जो है ये उनकी आइडेंटिटी और फीलिंग्स का हिस्सा होता है। इमोशंस के बारे में यहाँ बताया गया है, दे सीम टू बी क्रूशल टू प्रोसेस ऑफ अदरनेस बिकॉज दे कैन क्रिएट एंड प्रिजर्व डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रुप ऑफ पीपल। यानी इंडिविजुअलनेस में अपने बारे में बात करते हैं, किसी एक बंदे को लेके और उसकी लाइफ के बारे में बात की जाती है। तो ये जो जॉनरा है ये चाहे एक देखने में ये हल्की फुल्की जो बातचीत होती है वो लगती है, लेकिन इसमें जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं और लोगों के जो बिहेवियर होते हैं उनको जज करने के एलिमेंट भी होता है। इस तरह जो रियलिटी टीवी शो है ना वो वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है और क्रिटिसाइज़ भी करता है, यानी ये आइडियोलॉजिकल काम करता है। अब यहाँ पे लाइशंस्की का कॉन्सेप्ट बताया गया है और इन्होंने एक मॉडल दिया था MCDA, मल्टी मॉडल क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, यानी कि रियलिटी शो को एनालाइज करने के लिए इन्होंने एक मॉडल दिया था और ये ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The methodology is based on the collection of method called multimodal critical discourse analysis, theorizing on discourse as recontextualized social practices। Basic assumption is to view action and artifact used in communication as semiotic resources। अच्छा जी, बेसिकली ये अप्रोच थी क्या, इस अप्रोच में देखा जाता था कि किस तरह से जो लैंग्वेज है, साउंड्स है, एडिटिंग है और कैमरा वर्क है और ग्राफिक्स जो है वो मिलकर किस तरह किसी बंदे के जो एक्शंस है उसको पोर्ट्रे करते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो रियलिटी टेलीविज़न है उसको लो कल्चर कहने वाले लोग किस बात पर तनकीद करते हैं, या आप ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो लाइशंस्की की जो अप्रोच थी उसे किस तरह से रियलिटी शो को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपने 2 क्वेश्चन इस टॉपिक में से याद रखते हैं। द अप्रोचेस टू रियलिटी टेलीविज़न, इस टॉपिक में बताया गया है कि रियलिटी टीवी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एनालाइज किया है डिफरेंट स्कॉलर ने। Reality TV has attracted massive research interest. For instance, scholars have focused on the industrial and commercial context of its relevant Raphael and discussed the changing business strategies connected to reality TV मैगदर। अच्छा जी, इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो स्कॉलर्स हैं जैसे राफेल और मैगदर का जिक्र है, तो उन्होंने देखा है कि रियलिटी टीवी किस तरह से मीडिया इंडस्ट्री और बिजनेस स्ट्रेटजीज़ को बदलने में हेल्प कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है।
फिर नेक्स्ट पे हमारे पास हिल का कॉन्सेप्ट बताया गया। हिल का क्या कहना था, रिसर्चर हैव स्टडीड हाउ ऑडियंस डील विद द फैक्चुअलिटी ऑफ रियलिटी टीवी and how they evaluate the truth claim of different programs and what they think they learn from them। हिल ने ये कहा था कि ऑडियंस जो है वो रियलिटी टीवी को कितना फैक्चुअल, कितना उसको हकीकी समझते हैं और क्या वो इससे कुछ सीखती भी हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एंड्रविच का कॉन्सेप्ट बताया गया है और एंड्रविच ने इस पहलू को एनालाइज किया कि डिस्कस द एक्सप्लॉयटेटिव डायमेंशन ऑफ रियलिटी टीवी एंड हाउ वैल्यू कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्राम द मॉडिफिकेशन ऑफ सर्विलियंस। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि हुकूमत जो है वो लोगों की लाइफ को कंट्रोल कर रही होती है। अच्छा, एंड्रविच ने ये बताया था कि किस तरह से जो रियलिटी टीवी है वो लोगों की जो पर्सनल लाइफ है उसको दिखाकर और उसे फिर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। यानी सर्विलियंस को ना एक कमर्शियल चीज़ बना दिया गया है, लोगों की लाइफ को कह सकते हैं कि सेल किया जा रहा है। ठीक है, आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट और कुछ स्कॉलर्स के बताए गए हैं और इन्होंने जो है वो फोकस किया था थीम्स पे और जॉनरास पे और प्रोग्राम्स पे। ये आपने जस्ट नेम इनके पढ़ लेने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस टॉपिक में से क्वेश्चन है वो है लाइशेंस्की ने क्रिटिकल अप्रोचेस दी थी दो तरह की, उसमें दो तनकीदी नज़रियात थे। पहला जो था वो था उसका जो नज़रिया है उसको आप कह सकते हैं फुकल्डियन पर्सपेक्टिव और दूसरा जो पर्सपेक्टिव था वो मार्क्सिस्ट व्यू था। आइए देखते हैं कि इसमें लाइशेंस्की ने क्या कहा है। लाइशेंस्की हैव प्रेजेंट दीज टू इन मोरल डिटेल विद स्टार्टिंग पॉइंट इन फुकाल्ट्स theorizing on governmentality. The first sees reality TV as a cultural technology. This aims at fostering people to be good citizens. The aim to transforming them into better and happier version of themselves involve learning how to be a more open-minded, flexible and prepared to collaborative। कॉलियन जो नज़रिया है इसके मुताबिक जो रियलिटी टीवी है ना वो कल्चरल टेक्नोलॉजी है, उसको कल्चरल टेक्नोलॉजी समझा जाता है। अब उसका मकसद ये होता है कि लोगों को एक बेहतर सिटीज़न बनाया जाए, जैसा कि हम देखते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कोलैबोरेशन या न्यू लिबरल सिटीज़न बनाना। अब जैसे जो कंपटीशन शो होते हैं ना जहाँ लोग अपने आप को प्रूव करते हैं, ठीक है, तो ये वो नज़रिया था। फुकाल्डियन का जो नज़रिया है वो यानी एक पॉजिटिव नज़रिया है। दूसरा है पोस्ट मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। इस पर्सपेक्टिव के मुताबिक जो रियलिटी टीवी है ना इसको इस एंगल से देखा जाता है कि किस तरह ये जो क्लास डिफरेंसेस होते हैं इसको जस्टिफाई किया जाता है। ठीक है, अब जैसे जो अपर क्लास लोग होते हैं वो एक्सपेंसिव आइटम्स को पसंद करते हैं और बाकी लोग इसमें से एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो ये दो नज़रिए थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास CDA ऑफ रियलिटी टीवी। Licensee suggests that MCDA approach can be helpful to analyze actions and artifacts in communication as resources critically। अच्छा जी, यहाँ पे लाइसेंसी का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि मल्टी मॉडल CDA जो है उसका यूज़ रियलिटी टीवी जैसे मीडिया को समझने के लिए किया जा सकता है। अब ये देखने के लिए कि लोगों को किस तरह से दिखाया जा रहा है और किस तरह से स्ट्रेटजीज यूज़ की जा रही हैं उनके एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है सोशल एक्टर एनालिसिस, implying a focus on the representational strategies used to depict participants and their actions। यानी कि जो लाइसेंस्की ने ये कहा कि टीवी पर जो लोग दिखाए जा रहे होते हैं उनका एक रिप्रेजेंटेशनल एनालिसिस भी ज़रूरी है, यानी उन्हें किस नज़रिए से दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे वैन लियोन की थ्योरी बताई गई है। अकॉर्डिंग टू वैन लियोन द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस अप्रोच इज टू सी डिस्कोर्स एज रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशल प्रैक्टिस। दिस मीन दैट दिस अप्रोच concentrates on how social practices including discursive practices are turned into discourse, into representation of social practice in the context of specific discursive practice। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि डिस्कोर्स को सोशल प्रैक्टिस का रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन आप कह सकते हैं। मतलब हर टीवी प्रोग्राम में ना जिंदगी की किसी प्रैक्टिस को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, लेकिन ये दिखाना न्यूट्रल नहीं होता कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें चेंज की जाती हैं और ऐड भी की जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन के 6 प्रोसेसेस बताए गए हैं वैन लियोन के मुताबिक। सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन, यानी कोई चीज़ों की जगह दूसरी चीज़ें ऐड की जाती हैं। डिलीशन, कुछ एलिमेंट्स को हटा दिया जाता है। रीअरेंजमेंट्स, ऑर्डर उनका चेंज कर दिया जाता है। एडिशन, नए एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। रिएक्शन, लोगों के जो सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको दिखाया जाता है। पर्पस, यानी किस काम का क्या मकसद था ये दिखाया जाता है। एवोल्यूशन एंड लेगिमिटेशन, टीवी डिस्कोर्स सिर्फ दिखाता नहीं है बल्कि बताता भी है कि क्या सही है और क्या गलत है, यानी वैल्यूज़ और जजमेंट्स इंसाइट की जाती हैं। जैसे कोई शो अगर किसी बिहेवियर को की तारीफ़ कर रहा है, उसको इनकरेज कर रहा है, तो वो इनडायरेक्टली उसको ये कह रहा होता है ना कि ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है,
मल्टी मॉडल एस्पेक्ट्स रियलिटी टीवी के बताए गए हैं। यहाँ पे कुछ स्पोकन डिस्कोर्स यानी जो वॉइस ओवर्स की जाते हैं, डायलॉग्स ऐड की जाते हैं, ऑडियो यानी म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड की जाते हैं, विजुअल्स, कैमरा एंगल्स और बॉडी लैंग्वेज वगैरह आप कह सकते हैं, ग्राफिक्स, ऑन स्क्रीन टेक्स्ट और सैम्बल्स वगैरह जो होते हैं। इसी तरह से एडिटिंग होती है, उसमें कुछ सीक्वेंस चेंज किया जाता है, कट की जाती है, स्पीड, बैकग्राउंड, सारी चीज़ें चेंज की जाती हैं। तो ये सब मिलकर ना एक स्क्रिप्ट बनाते हैं जो ऑडियंस को दिखाती है कि कोई एक्शन जो करैक्टर है ना वो कैसे समझा जाए। लास्ट टॉपिक है हमारे पास CDA ऑफ फिल्म्स। वुडिक एंड मेयर हैव फोकस्ड ऑन अदर पार्ट ऑफ CDA, फॉर एग्जांपल एनालिसिस ऑफ नॉन वर्बल, सिम्योटिक, मल्टी मॉडल विजुअल्स, एस्पेक्ट ऑफ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन सच एज जेस्चर, इमेजेस, फिल्म एंड द इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया एज एप्रोप्रिएट टारगेट। अच्छा जी, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मल्टी मॉडल एंड नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स, जैसे वुडिक और मेयर ने कहा था कि CDA को ना अब सिर्फ एक ज़बान तक महदूद नहीं है ये, बल्कि इसमें जेस्चर, इमेजेस, फिल्म और जो इंटरनेट मीडिया है ना उस तक ये एक्सटेंड हो गया है। इसके अलावा फिल्म्स के अंदर जो स्पोकन लैंग्वेज होती है उसको भी एनालाइज किया जाता है, क्योंकि लोग जो उसमें जो लैंग्वेज होती है ना वो लोगों के कल्चर के मुताबिक, सोसाइटी के मुताबिक, यानी एक कल्चर को, एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसके अलावा फिल्म्स में जो कोड स्विचिंग होती है तो उसमें भी जिस तरह एंड्रियो स्पॉलर्स का कॉन्सेप्ट है कि फ़िल्म जो होती है ना वो जहाँ तक एथनिक डाइवर्सिटी होती है तो वहाँ कोड स्विचिंग यानी ज़ुबान, एक से ज़्यादा जो लैंग्वेजेस होती हैं उनका एक साथ यूज़ करना, तो ये भी CDA के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिल्म्स के अंदर। इसके अलावा फिल्म्स जो होती हैं इनमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को दिखाया जा रहा होता है, तो इससे हम जो ग्रुप डिफरेंसेस हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं। यानी फ़िल्म में ना सिर्फ रेस, क्लास और जेंडर नहीं होता बल्कि सोसाइटी के बहुत सारे ग्रुप्स को दिखाया जा रहा होता है, और कुछ जो इसमें रिप्रेजेंटेशन होती है वो बायस्ड भी होती है, तो हमें CDA के लिए फ़िल्म्स के अंदर एक और टॉपिक मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ विजुअल्स भी होते हैं, यानी इसमें जो इमेज होते हैं जैसे स्टैटिक या मूविंग और आइडियोलॉजिकल मैसेजेस दे रहे होते हैं कुछ इमेजेस, स्पेशली डॉक्यूमेंट्रीज जहाँ ट्रुथ क्लेम होता है और कुछ मिसलीडिंग भी कर रही होती हैं। इसके अलावा थ्योरेटिकल सपोर्ट के बारे में बताया गया है कि इसमें किस तरह से CDA के एनालिसिस में स्कॉलर्स ने फुकाल्ट और फ्रैंकफर्ट स्कूल का ख़ास तौर पर यहाँ पे काबिल ज़िक्र है काम, पावर आइडियोलॉजीज़ और मीडिया का जो ताल्लुक़ है, जैसे वर्बल मीडिया जैसे एनालिसिस, टेक्सचुअल जो है वो भी CDA का पार्ट है, और वैसे ही जो विजुअल एनालिसिस है ना वो भी मीडिया CDA का पार्ट बन चुका है। उसके अलावा क्रिटिकल विजुअल एनालिसिस रोज़ का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि फ़िल्म को सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि उनके जो डीपर मीनिंग होते हैं ना उनको भी क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। कभी कभी फिल्म्स जो होती हैं वो खुद भी क्रिटिकल बन जाती हैं और वो भी किसी आइडियोलॉजी या सिस्टम की तनकीद करती हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, तो ये आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाउ कैन क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस अप्लाई टू फिल्म एंड व्हाट्स द रोल ऑफ विजुअल एंड स्पोकन एलिमेंट्स इन शेपिंग आइडियोलॉजिकल मैसेज। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये मैंने आपको आसान अल्फाज में बता दिए हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।